जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बिंदास होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वह आपका हिस्ट्री सेशन का वीडियो या पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जो कि बहुत ही दमदार वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को ज़रूर देखें, ताकि आज का जो वीडियो है तो इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होंगी। इससे पहले जो भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट, यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं। जो नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 व पार्ट 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हिस्ट्री की जो शुरुआत की हूँ, बहुत ही जो शुरुआती स्टेज होता है हिस्ट्री का, वहाँ से ली हूँ। तो जब तक आप लोग शुरुआती स्टेज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसके आगे के चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपका कहीं लिंक टूटा तो उसको समझने में जो है एक पहाड़ जैसी लगेगी। इसी के संदर्भ में जो है एक ब्यूरी नाम के एक व्यक्ति थे या वैज्ञानिक कहे, तो उन्होंने यह कहा था कि हिस्ट्री जो है यह एक विज्ञान की तरह है, यह न तो विज्ञान से कम है न ज़्यादा है। और क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि जिस तरह से विज्ञान को आप लोग पढ़ते हैं और विज्ञान की परिभाषा ही होती है क्या, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और उसी के सेंस में कहा है कि हिस्ट्री को भी आप लोग विज्ञान की तरफ पढ़ें, और कोई जब भी पढ़ें तो उसको ये पता होना चाहिए कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे आप अवस्थित रहे। इसके साथ ही साथ आपको यह पता होनी चाहिए कि उसके आगे क्या आने वाली है, उसके पहले मैंने क्या पढ़ा, जिस तरह से आप विज्ञान को पढ़ते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से आप लोग जो है, जो नए हैं इस वीडियो में, आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में कहाँ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ हद तक आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है जानकारियाँ आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी यह कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले यदि हम लोग बात करें कि क्या सिंधु सभ्यता ही जो एक ऐसी सभ्यता थी जो कि विश्व की पहली सभ्यता थी? नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, वह जो है वह सबसे पुरानी सभ्यता थी। लेकिन नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता की बात करें तो वह सिंधु सभ्यता हमारी क्या थी? नगरीय या शहरी सभ्यता थी। ओके, और सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, थोड़ा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ये पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता के जो है नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? मैसोन ने। किसने किया था? मैसोन ने किया था। उसके बाद इसका जो है फिर परीक्षण किसने किया था कि यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। उसके बाद यह रिपोर्ट किसको सौंपा था? जॉन मार्शल को सौंपा था। और जॉन मार्शल के निर्देश पर जो है दयाराम साहनी ने जो है सर्वप्रथम हड़प्पा में क्या किया था? खुदाई का कार्य किया था। इसी कारण से सिंधु सभ्यता हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह देखा था, क्या देखा था? हम लोगों ने यह देखा था कि सिंधु सभ्यता, आखिर सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत 350 शहरों में जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित अवशेष अभी तक खोदी गई है। तो क्या वे सारे जो है शहर सिंधु नदी के ही आसपास है? नहीं, सिंधु नदी के आसपास नहीं है, बल्कि जो भी सिंधु सभ्यता से संबंधित प्लेस मिले हैं, जहाँ से अवशेष मिले हैं, वे कहीं ना कहीं जो है सिंधु नदी के सहायक नदी घाटी के पास वाले प्लेस से अवशेष मिले हैं। इसी कारण से जो है सारे को मिलाकर के हम लोग जो है सिंधु सभ्यता नाम दिए हैं, या नाम इसका दिया गया है। ओके, तो आगे हम लोग आज के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वैसे तो 350 अवशेष है, तो 350 अवशेष नहीं, सॉरी, 350 शहरों में जो सिंधु सभ्यता की जो है खोज की गई है। तो सारे को हम लोग जो है नहीं करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। उनमें से हम लोग जो है आज जो है पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है
जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मैप को विड्रॉ करती हूँ। चलिए, ये तो हो गया आपका भारत, प्यारा भारत। ये है आपका पाकिस्तान। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से यह भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब की खाड़ी में आकर के जा गिरती है। सिंधु नदी हुई, यह तिब्बत का पठार हुआ। ओके, तो पाकिस्तान में कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड यहाँ पे शहरों में अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा, सर्वप्रथम तो हड़प्पा में खोज की गई। हड़प्पा, हड़प्पा जो शहर है, तो यह शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के। रावी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में जो है जानते हैं कि हड़प्पा तो रावी नदी की हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर तो है, और यह सिंधु नदी की जो है क्या है? सहायक नदी है। तो चलिए हम लोग हड़प्पा के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग जानते हैं। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वह कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में हुई थी। और हड़प्पा जो है कौन सी नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर है। ओके, और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। यह रावी नदी के तट पर है। तो किसने खुदाई की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा में जो खुदाई की गई, दयाराम साहनी ने जो खुदाई किए, तो क्या क्या वहां से अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से कुम्हार के चाक मिले थे। क्या मिले थे? कुम्हार के चाक मिले थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कुम्हार के चाक के अवशेष मिले थे। और यहाँ पे क्या मिले थे? श्रमिक आवास मिले थे। क्या मिले थे? श्रमिक आवास मिले थे। एक यदि आप लोग कॉमन सेंस के आधार पे देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बात आप लोगों के माइंड में आएगा कि कुम्हार के चाक ज़्यादा मात्रा में है तो फिर श्रमिक के आवास है। देखिए कुम्हार के चाक ज़्यादा की संख्या में है तो इसके लिए क्या चाहिए? चाक का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो फिर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की तो आवश्यकता पड़ेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक होंगे वहाँ पे तो आसपास जो है उसके आवास तो रहे होंगे ही। तो इसी दृष्टिकोण से देखें तो कुम्हार के चाक, फिर उसके बाद श्रमिक आवास मिले हैं। उसके आगे क्या मिले हैं? तो अन्नागार मिले हैं। अन्नागार किसको कहते हैं? अन्न भंडार, गोदाम। अन्नागार मिले हैं। इसके बाद क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ओके, उसके आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे और क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे लकड़ी की ओखली मिली है। किसकी ओखली? लकड़ी की ओखली मिली है। ओके, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि थोड़ा कि सिंधु सभ्यता जो थी, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको कि हम लोग पढ़ नहीं पाते थे लेकिन भाव के आधार पर, जैसे कि अभी मान लीजिए एक छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं? संकेत
करके पढ़ाते हैं, जैसे कि भावनात्मक आधार पर उसको समझाने के लिए, बताने के लिए ABCD वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट वगैरह। तो क्या करते हैं, A फॉर एप्पल तो लिखते हैं, इसी के साइड में उसके बुक में क्या होता है, छोटे बच्चे की बुक में एप्पल का फिगर दे दिया जाता है। उसी तरह से B फॉर बॉल तो क्या दिया जाता है, साइड में बॉल का फिगर दे दिया जाता है। C फॉर कैट तो क्या बगल में उसके क्या दिया जाता है, कैट का फिगर दिया जाता है। इसी तरह से D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, इसी तरह से आगे भी। तो क्या किया जाता है कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, ABCD सिखाने के लिए, भाव के आधार पर उसको समझाने के लिए जो है साइड में फिगर बना दिए जाते हैं। तो वह जो एक तरह से आई, तो वह कहाँ से आई, तो एक तरह से अनुकरण किया गया है। तो वह सिंधु सभ्यता की भावनात्मक जो लिपि है वहीं से अनुकरण किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह कैसी थी, तो वह जो लिपि थी वह किस आधार पर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कैसी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इस तरह से दाएं से बाएं और कोई भी चीज लिखी गई, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ फिर इधर से लिखा जाता था, फिर इधर से लिखा जाता था, फिर इधर से लिखा जाता था। तो ऐसे लिखा जाता था सिंधु सभ्यता की जो भी वहाँ पे संकेत वगैरह जो भी लिखे गए हैं इस आधार पे लिखी जाती थी और भाव चित्रात्मक होती थी। मैं इसको इरेज करती हूँ। हम लोग कहाँ पे थे, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं इस टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में क्या है आगे कि कुम्हार के चाक के अवशेष मिले, श्रमिक आवास के अवशेष मिले, अन्नागार के अवशेष मिले, मातृ देवी की मूर्ति के अवशेष मिली, लकड़ी की ओखली की अवशेष मिले। इसके आगे क्या मिले, तो यहाँ पे जो है हाथी की खोपड़ी, इसकी हाथी की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। देखिए हड़प्पा में या सिंधु सभ्यता में किसके अवशेष मिले हैं, तो हाथी की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। लेकिन यदि हम लोग पाषाण काल में कहें तो पाषाण काल में हम लोग किसके अवशेष देखे थे, मानव कंकाल के अवशेष देखे थे। और वह कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक स्टेट है, तो तमिलनाडु स्टेट में एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तो वह पल्लव रन में मिला था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में देखें तो वह हाथी की खोपड़ी का अवशेष मिला है। ओके, उसके आगे हम लोग देखें तो हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी क्या मिली थी, तो उसके आगे आपका हो जाएगा RH-37 नाम की जो है एक कब्रिस्तान देखने को मिला या उसका अवशेष मिला। तो इस तरह से आपका कुम्हार के चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, हाथी की खोपड़ी के अवशेष, RH-37 नाम का कब्रिस्तान, और आगे क्या मिला था, तो और जो है आपका यहाँ पे, तो ये सारे जो है यहाँ पे चीज़ मिले थे, इसके अवशेष मिले थे। और भी एक दो चीज़ यहाँ पे जो है मिले थे। वैसे तो बहुत सारे चीज़ मिले थे, लेकिन जिससे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वही सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन करी हूँ। ओके, तो ये रही आपके हड़प्पा से संबंधित, किससे संबंधित, हड़प्पा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे खुदाई के जो अवशेष हैं ये सारे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। तो ये रहा पाकिस्तान में जो हड़प्पा प्लेस पाया गया, तो हड़प्पा में क्या क्या खुदाई की गई उसके बारे में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, कौन सा, मोहनजोदड़ो। यह जो है सिंधु नदी के किनारे ही है। मोहनजोदड़ो जो प्लेस पाया गया है यह सिंधु नदी के किनारे ही है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो में जो खुदाई की गई थी तो हड़प्पा में 1921 ईस्वी में, उसके जस्ट एक साल बाद 1922 ईस्वी में जो है राखालदास बनर्जी ने जो है 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में बहुत सारे यहाँ पे खुदाई किए और बहुत सारे यहाँ पे अवशेष भी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। देखिए मोहनजोदड़ो को, वहाँ पे मोहनजोदड़ो जो प्लेस है उसको हम लोग, इसका अर्थ
मृतकों का टीला से क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा की संख्या में हड्डी, जो लाश की जो हड्डियाँ होती है उसके अवशेष मिली हैं। तो इसी कारण से जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला से लगाया जाता है। किस कारण से? क्योंकि मोहनजोदड़ो में बड़ी ही विशाल संख्या में जो है वहाँ पे क्या मिली है, हड्डियों के अवशेष मिली हैं। इसी कारण से जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला से लेते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा जो प्लेस है वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, जिसके कारण कि वहाँ पे कब्रिस्तान देखने को मिला, RH37 नाम की कब्रिस्तान देखने को मिली थी। लेकिन यदि हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, तो मोहनजोदड़ो में जो है वहाँ पे जलाते थे। क्या करते थे? जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जलाते थे। लेकिन ऐसा कहीं उतना मेंशन नहीं है कि जलाते थे कि या दफनाते थे। लेकिन मृतकों का टीला से यहाँ पे तात्पर्य यह निकला कि बहुत ही ज़्यादा की संख्या में हड्डियाँ मिली है, और वह हड्डियाँ जो है पूरी जो है किसी भी व्यक्ति के पूरे बॉडी का नहीं मिली है। उसके कंकाल जो मिले हैं पूरे बॉडी का नहीं मिले हैं, बल्कि किसी पार्ट का, किसी का हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, उसके बाद सर का पार्ट है, सर का कंकाल है तो इधर का पैर वगैरह का नहीं है। तो इस आधार पे अनुमान लगाया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा की संख्या में या तो जलाए गए होंगे, बहुत ही मृतकों का लाशों को एक जगह इकट्ठा करके जलाए गए होंगे। वह किस आधार पे हो सकता है? वह या तो हो सकता है महामारी हो, या तो हो सकता है कि वहाँ पे युद्ध हुआ हो, तो या किसी कारण से, या तो हो सकती है प्रथा रही होगी एक जगह मृतकों को ला करके जलाया जाए। तो ऐसा तो बहुत ही कम ही मतलब एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। ज़्यादातर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे युद्ध हुआ हो या तो महामारी वगैरह जो भी हुआ हो। ओके, तो इसका सेंस हम लोग, इसका अर्थ के बारे में हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, और मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में तो पड़ता ही, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। बट यदि हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान की लरकाना जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट प्लेस जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं, किसके किसके अवशेष मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पुरोहितों के आवास के अवशेष मिले हैं। आगे यदि हम लोग देखें तो पुरोहितों के आवास हो गया, उसके बाद स्नानागार, उसके आगे हम लोग देखें पुरोहितों के आवास, स्नानागार, अन्नागार, और क्या मिली है? कुआं के अवशेष मिले हैं। आगे क्या मिली है? कपास या सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें तो ये हो गया आपका कपास व सूती वस्त्र। देखिए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे कहाँ क्या क्या यहाँ पे अवशेष मिला है, तो मोहनजोदड़ो से पुरोहितों के आवास, स्नानागार, उसके बाद अन्नागार, कुआं, कपास व सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं यहाँ से। और आगे क्या मिला है? तो आगे जो है चौड़ी सड़क मिली है। क्या मिली है? चौड़ी सड़क। फिर क्या मिला यहाँ से? पशुपति की मूर्ति, उसके बाद सभागार। आगे बात करते हैं काशी की नृत्य करती हुई मूर्तियों का अवशेष मिला है यहाँ से। ओके, तो क्या क्या हो गया आपका? पुरोहितों के आवास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, कपास के अवशेष, चौड़ी सड़क, पशुपति की मूर्ति, सभागार, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियां। और आगे बात करें तो तांबा का ढेर। क्या मिली है? तांबा का ढेर। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ से मिली है। देखिए मैं इसको कैसे रिलेट करूँ, या आप जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स, तो आप उसको कैसे रिलेट करें, तो मैं अपने अनुसार इसको रिलेट आप लोगों को कर देती हूँ, ताकि आपको ये सारे जो है थोड़ा माइंड में सेट करने में आसानी होंगी। देखिए
सर्वप्रथम मैं यहाँ पे लिखी हूँ पुरोहितों के आवास। देखिए पुरोहित किसके कहते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं तो उसके आवास मिले हैं। तो देखिए वहाँ पे जब आवास मिले हैं तो वो तो कहीं ना कहीं स्नान वगैरह करेंगे। तो पुरोहित क्या करते हैं, पूजा करने जाने से पहले क्या क्या करते हैं वो लोग, तो स्नान करते हैं, स्नान करेंगे, भोजन तो करेंगे, उसके बाद अन्नागार से वो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद पानी, उस समय जो है ये चापाकल वगैरह नहीं मिलती थी, क्या मिलती थी उसमें, पानी कहाँ से हम लोग पीते थे उस समय की बात करें, उस समय यदि मैं उस प्लेस में खड़ा करके देखूं तो कुआं से क्या मिलती थी, कुआं से हम लोग पीने वाले जल को प्राप्त करते थे। तो कुआं से पीने वाले जल को, तो पीने के लिए पानी कुआं से पानी लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वस्त्र तो पहनेंगे, तो वस्त्र जो है सूती वस्त्र का पहने। उसके बाद जो पूजा करने वो जाएंगे तो चौड़ी सड़क से होकर के जाएंगे। कहाँ से होकर के, चौड़ी सड़क से होकर के जाएंगे। और कौन से देवता की पूजा करेंगे, तो पशुपति, किसको हम लोग कहते हैं, भोले जी, शंकर जी को पशुपति कहते हैं। तो पशुपति की मूर्ति की पूजा करेंगे। और जहाँ पे पशुपति की पूजा होंगी तो वहाँ पर सभागार तो होगी ही, क्योंकि पूजा जो होगी अकेले थोड़ी ना पुरोहित जाकर के पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए तो और भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो पशुपति की मूर्ति और उसके बाद सभागार, उसके बाद जहाँ पे पशुपति की मूर्ति होंगी तो वहाँ पे जो है कोई नृत्य भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे पूजा वगैरह होंगे तो वहाँ पे जो है भक्ति गीत में जो है नृत्य करेंगे। तो वहाँ इसीलिए जो है कांसे की नृत्य करती है मूर्तियाँ। उसके बाद तांबे का ढेर, तो पुरोहित से रिलेटेड जो है आप यहाँ तक इस तरह से माइंड में सेट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग ये तांबा का ढेर मिला है, क्या मिला है, तांबा का ढेर मिला है। देखिए तांबा का ढेर को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तांबे की जो खोज हुई थी कब हुई थी, तो सिंधु सभ्यता के पूर्वजों ने किया था। और किसने किया था, तो पाषाण काल में ही जो है तांबा की खोज हो चुकी थी। और यदि हम लोग सिंधु सभ्यता में बात करें तो सिंधु सभ्यता में किसकी खोज हुई थी, तो किसकी खोज हुई थी, कांसे की खोज हुई थी। कांसे का यूज जो है व्यक्ति करते थे। और इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि उसमें कांसे की खोज करते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक समय की यह एक सभ्यता है। और आदि ऐतिहासिक को हम लोग कांस्य युगीन के नाम से जानते हैं। तो कांस्य युगीन किसको कहते हैं, जिस समय कांसे का यूज हुआ उसको हम लोग कांस्य युगीन कहते हैं। तो इसी कारण से जो है, तो इस समय कांसे की यूज हुई, इसी कारण से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ मिली। और इसके साथ ही साथ इसके पहले जो व्यक्ति थे या इसके पहले जो प्राग ऐतिहासिक के समय जो या पाषाण काल में जो तांबे की जो खोज हुई, ताम्र पाषाण काल में, तो उस समय तो खोज हुए थे, उस समय के लोग ज़्यादा यूज करते थे। परंतु सिंधु सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल में इसका जो यूज जो है बहुत ही कम हो गया था। इसके बदले किसका यूज होता था उस समय, तो उस समय कांसे का यूज होता था। तो इसी कारण से तांबा का यूज कम होने के कारण तांबा यदि पाया भी जाता था तो उसका ढेर कहीं पे पड़ा हुआ होता था, उसका यूज ना के बराबर होता था, बहुत नगण्य मात्रा में यूज होता था। ओके, तो इसी कारण से यहाँ पे तांबा के ढेर को आप याद रख सकते हैं इस तरह से रिलेट करके। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिली है, पुरोहितों के आवास, स्नानागार, उसके बाद अन्नागार, कुआं, कपास व सूत्री वस्त्र के अवशेष, चौड़ी सड़क, पशुपति की मूर्ति, सभागार, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ, तांबा का ढेर। और यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से, हाँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए इससे पहले जो हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़े तो वहाँ पर भी हम लोग ये पढ़े थे कि वहाँ से भी अन्नागार मिली है और मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिली है। लेकिन क्या आपके एग्जाम में आ जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो अन्नागार थी या सबसे बड़ी इमारत जो थी वह किसकी थी, तो कौन सी हो जाएगी, हड़प्पा की हो जाएगी कि या मोहनजोदड़ो की हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी जो थी अन्नागार जो थी वह किसकी थी, मोहनजोदड़ो की थी, न कि हड़प्पा की थी। वैसे पाया तो गया था अन्नागार हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी, परंतु बड़ी जो थी अन्नागार या अन्न रखने वाला भंडार या गोदाम वह किसकी थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ओके, और सबसे स्मारक की बात यदि हो, सबसे स्मारक पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्मारक, तो वह स्नानागार
हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये 2 प्लेस हम लोग देख लिए, इसके डिटेल में जाकर के भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, हम लोग हड़प्पा के बारे में जो इससे पहले पढ़े थे, तो मैं बोली थी कि 1-2 प्लेस स्किप कर रही हूँ, अवशेष जहाँ 1-2 अवशेष स्किप कर रही हूँ अवशेष हड़प्पा में जो मिली है। तो सारे तो मैं लगभग बता ही चुकी थी। एक मिला था लकड़ी का ताबूत। ताबूत क्या होता है, जैसे क्रिश्चियन वगैरह में जो होते हैं ना, जो मरती है, मृत्यु जब हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार किया जाता है, तो ताबूत में रख के, बहुत अच्छे तरीके से ताबूत में रख करके जो है उसको जो है क्या किया जाता है, मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। तो ताबूत भी जो है, लकड़ी का ताबूत भी मिला था, कहाँ पे, हड़प्पा में मिला था। ओके, तो ये हो गया मोहनजोदड़ो हड़प्पा। अब चलते हैं किसके बारे में जानेंगे हम लोग, चन्हूदड़ो के बारे में। देखिए, चन्हूदड़ो में जो खुदाई का कार्य किया था सिंधु सभ्यता से संबंधित किसने किया था, गोपाल मजूमदार ने। और 1933 ईस्वी में किया था, चन्हूदड़ो की में जो खोज की थी या खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने किया था। और चन्हूदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं, किसके, सिंधु नदी के किनारे हैं। और चन्हूदड़ो कहाँ पे पड़ता है, तो यह सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पे, सिंध प्रांत में। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चन्हूदड़ो से क्या क्या मिली है, तो देखिए यहाँ पर जो है फीमेल से रिलेटेड जो है कॉस्मेटिक सामान वगैरह जो यहाँ से मिली है, किससे, फीमेल से रिलेटेड इसके मेकअप के सामान जो है मिले हैं। ओके, मेकअप के सामान में क्या क्या मिले हैं, तो सोच ही सकते हैं कि महिलाओं के मेकअप के सामान में कितनी सारी चीज़ होती हैं, तो उन्हीं में से जो है मिले होंगे। तो दर्पण मिली है, क्या मिली है, दर्पण, मुंह देखने वाली दर्पण। उसके बाद आपका हो गया, और क्या मिली है, काजल। और भी जो है कॉस्मेटिक वगैरह के सामान यहाँ से मिले हैं। इसके बाद क्या मिली है, यहाँ से सुई धागा मिली है, सुई धागा। सुई धागा का काम ज़्यादातर कौन करते हैं, पुरुष बहुत नहीं के बराबर, बहुत करते भी हैं तो कम करते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा करती है, सुई धागा की काम करती हैं। तो सुई धागा भी मिले हैं, तो इससे से रिलेटेड है सुई धागा। और क्या मिली है, तो यहाँ से मनका भी मिले हैं, यहाँ से नक्काशी किया हुआ मनका मिला है। और क्या मिला है चन्हूदड़ो से, तो चन्हूदड़ो से जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों का अवशेष मिला है, या पदचिन्ह कहें, या पंजों का अवशेष मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से मिली है, ये सारी चीज़ों का अवशेष मिली है, तो वह कहाँ से मिली है, तो वो चन्हूदड़ो से मिली है। और इसकी खोजकर्ता, इसके खुदाई का कार्य कौन किए थे, गोपाल मजूमदार ने किए थे। तो ये रहा चन्हूदड़ो से संबंधित। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में और कौन कौन से प्लेस है, वहाँ से जो है क्या क्या अवशेष मिली है। ये तो हो गया आपके चन्हूदड़ो से संबंधित। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ आपके मैप में, चन्हूदड़ो इसी के निकट है, मैं नदी में ही बना दी, नहीं इसकी तट में होगा। ये भी सिंध प्रांत में, देखिए ये भी मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद चन्हूदड़ो, ये सिंध प्रांत में आते हैं। ओके, और आपका एक हो जाता है सूतकारगेडोर, जो कि पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी साइड में है। यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी छोर है, और यह कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला जो स्टेट है ना, यानी अवस्थित है सूतकारगेडोर। और यह कौन सा जिला में है, तो नवाबशाह। कहाँ पे, कौन सा, नवाबशाह। तो चलिए हम लोग जानते हैं सूतकारगेडोर के बारे में। देखिए सूतकारगेडोर जो है, इस यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित किसने खुदाई किए थे, तो कौन खुदाई किए थे, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ऑरेंज स्टाइल है, स्टाइल, और जॉर्ज डेल्स, ये दोनों ने मिलकर जो है सूतकारगेडोर में जो है
सिंधु सभ्यता से संबंधित जो है क्या किए थे, अवशेषों का खोज किए थे। तो यहाँ पे शुद्ध कारगेडोर में क्या मिला था, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला था कि हड़प्पा से लेकर के इराक में जो इराक का एक प्लेस है बेबीलोन, कहाँ से, हड़प्पा से लेकर के बेबीलोन के बीच जो व्यापार होता था, कहाँ से, हड़प्पा से लेकर के बेबीलोन, हड़प्पा से लेकर के बेबीलोन, इसके बीच जो व्यापार होता था, तो उन दोनों के व्यापार का जो एक केंद्र होता था इंटरलिंक करने वाला, वो कौन सा था, बंदरगाह टाइप से, यहाँ पे बंदरगाह थी। तो यहाँ पे हड़प्पा है, इधर आपका बेबीलोन, तो इन दोनों के व्यापार का केंद्र था कौन, शुद्ध कारगेडोर, यह एक बंदरगाह थी, शुद्ध कारगेडोर। तो इसकी मुख्य विशेषता की बात करें कि यहाँ से क्या कौन सी चीज़ों का अवशेष मिला है, तो यहाँ पे क्या मिला है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो व्यापार होता था, तो और वो किसका व्यापार होता था, तो कृषि वगैरह का व्यापार होता था, कृषि से रिलेटेड हो गया, उसके बाद सोना चांदी वगैरह से रिलेटेड हो गया। और सिंधु सभ्यता की आर्थिक मजबूती का जो कारण था, आर्थिक जो आधार था, वह क्या था, कृषि था। और व्यापार जो होता था तो वह ज़्यादा मात्रा में कृषि का ही व्यापार होता था, किसका होता था, कृषि का ही व्यापार होता था। इसके साथ साथ जो है यहाँ सिंधु सभ्यता से जो है बहुत सारी धातु में से जो है, सिर्फ यहाँ पे केवल ये नहीं कह सकते यहाँ पे सिर्फ कांसा भी मिला था, कांसा का ही यहाँ पे यूज होता था, कांसा तो अधिकतर मात्रा में होते ही थे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता में आपके क्या क्या पाए गए हैं, तो सोना चांदी वगैरह भी यहाँ पे पाए गए हैं, उसके साथ ही तांबा वगैरह भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो ये हो गया शुद्ध कारगेडोर से संबंधित। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इसकी जो है यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता या यहाँ पे मुख्य रूप से क्या किसके अवशेष पाए गए थे, क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिली थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो 4 प्लेस हो गए, आगे देखते हैं। आगे 1-2 और प्लेस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका कोट दीजी, यह भी सिंधु नदी के किनारे ही है। कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे ही है। और कोट दीजी कहाँ पे पड़ता है, तो यह भी जो आपका सिंध प्रांत में ही पड़ता है, सिंध स्टेट है पाकिस्तान का, वहीं पे पड़ता है कोट दीजी। इसकी विशेषता या यहाँ पे जो कोट दीजी और यह सिंधु नदी के किनारे है। और कोट दीजी में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित अवशेषों की जो खुदाई की, तो किसने की थी, फजल अहमद ने। और क्या क्या खुदाई यहाँ से की थी, किसके अवशेष यहाँ से देखने को मिले थे, तो किसके अवशेष मिले थे, देखिए यहाँ से जो अवशेष मिले थे मृदभांड का मिले थे। देखिए मृदभांड की चर्चा हम लोग मध्यपाषाण, उसके बाद नवपाषाण में भी किए थे, नवपाषाण काल में किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं। तो स्पेशली मैं मृदभांड से संबंधित एक स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, वहाँ पे बताऊँगी कि अलग अलग तरह के मृदभांड से रिलेटेड क्लास होंगे आपके। जैसे कि आपका एक होता है गैरिक मृदभांड होता है, गेरुवर्णीय मृदभांड होता है, धूसर मृदभांड होता है, लाल मृदभांड होता है, इससे संबंधित मृदभांडें होती हैं। तो उसके बारे में जो है मैं एक स्पेशल क्लास ही आप लोगों के लिए ले लूँगी। तो यहाँ पे मृदभांड के अवशेष यहाँ पे देखने को मिले। और इस मृदभांड में नक्काशी वगैरह किया हुआ मृदभांड था। कैसा, नक्काशी वगैरह मतलब डिजाइन वगैरह किया हुआ था कि तो किसका किसका डिजाइन था, तो मोर का डिजाइन था यहाँ पे, किसका, यहाँ पे मोर का डिजाइन किया हुआ मृदभांड यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे कोट दीजी में यह माना गया है कि पाषाण काल का जो अंत हुआ था, प्राग ऐतिहासिक का जो अंत हुआ था, वह कोट दीजी से ही हुआ था, यह भी मान्यता है। पाषाण काल का जो अंत हुआ था वह कोट दीजी से ही अंत हुआ था। तो ये सारे जो है यहाँ की खुदाई से जो ये सारे अवशेष मिले, इसकी यह विशेषता है। तो ये रही कोट दीजी से संबंधित। और कोट दीजी जो है यह भी सिंध प्रांत के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये वाला एरिया आपका सिंध प्रांत है। इसके पीछे जो सबसे पश्चिमी है यह बलूचिस्तान है, यह वाला आपका पंजाब का एरिया है, इधर आपका खैबर पख्तूनख्वा है। तो 4 स्टेट है ही पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्लेस हम लोग देख लिए, शुद्ध कारगेडोर, इसी में आपका हो जाएगा कोट दीजी, क्योंकि अभी सिंधु नदी के तट पर ही है, कहीं इसी के आसपास होगा। तो कोट दीजी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। और आगे बढ़ते हैं आमरी। कौन सा प्लेस, आमरी। आमरी भी जो है यह मकरान, इसके नीचे जो मकरान एक पर्वत तट है, तो इसी के आसपास जो आमरी एक प्लेस है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आमरी एक
प्लेस है। और यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो खुदाई किए थे, किसने किए थे, वह N.G. मजूमदार किए थे, N.G. मजूमदार किए थे। और यह किससे संबंधित है, कौन सी नदी के तट पर थी, तो यह सिंधु सभ्यता के तट पर है। सभ्यता, सिंधु सभ्यता नहीं, सॉरी, सिंधु नदी होगा, सभ्यता यहाँ पे कैसे, तो सिंधु नदी के तट पर आमरी एक प्लेस है। और यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो है अवशेष की खुदाई किसने किया था, तो N.G. मजूमदार ने किया था। तो यहाँ पे क्या मिला था, तो यहाँ पे जो मिला था, हिरण के साक्ष्य मिले थे, हिरण के साक्ष्य मिले थे। ओके, किसके, हिरण के साक्ष्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही है कि आमरी से क्या मिला था, तो हिरण के साक्ष्य मिले थे। तो ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान के प्लेस रहा, ये सारे प्लेस इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के देखे, तो इन्हीं सारे से कितना प्लेस हो गया, हड़प्पा में बताई, मोहनजोदड़ो बताई, चन्हुदड़ो बताई, सुतकारगेडोर बताई, कोटदीजी बताई और आमरी बताई। तो घुमा फिरा के देखे तो इन्हीं 6 प्लेसों से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। कौन से, पाकिस्तान कंट्री से रिलेटेड, जो पाकिस्तान में सिचुएटेड करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्लेस। तो ये रहा आपका आज के वीडियो। मैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेस पाए गए, क्या क्या इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसकी विशेषता रही और क्या क्या यहाँ पे अवशेष देखने को मिले, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आप इस फैमिली के नए सदस्य हैं तो इस चैनल का लाभ लेने के लिए, हिस्ट्री सेशन का लाभ लेने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।